जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु के हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो एस्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो 4 सितंबर से शुरू हो रहा है दोस्तों। आज हो गया आपका 3 सितंबर, ठीक है, और कल आपका 4 सितंबर है। तो आप लोगों का कल से जो है दोस्तों, आप लोगों का कल से डेली एग्जाम्स है, कब तक ना 15 सितंबर तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यह जो वीडियो होने वाले है दोस्तों बिहार स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन एस्टेट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी साइंस वाला पेपर में, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु, मेरे दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं ना, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, सिनेप्स कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है यह क्वेश्चन इस बार रिपीट कर दे दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में दोस्तों। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्टेट 2023 के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, हम लोग सबको जानते हैं दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल डेसिबल डेसिबल, हम लोग रट लिए हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कुछ यूनिक चीज सीखने को मिलेगा। अब से डेसिबल नहीं है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को किससे कौन सा उपकरण से मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किससे दोस्तों ना, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे ना, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और कौन सी मापा जाता है दोस्तों ना, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो गया ना, सिस्मोग्राफ हो गया। और इसका उपयोग क्या होता है ना, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया है। और 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, यानी कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी जो होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा वेरी वेरी, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होता है दोस्तों ना, रतौंधी होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में साइंस पोर्शन में देखा गया था दोस्तों क्वेश्चन की विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल क्या है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का भी पूछा था दोस्तों, तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रहना चाहिए दोस्तों, एकदम याद रखना ही होगा आप लोगों को। और विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी के कमी के कारण कौन सी डिसीज होती है। तो याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे दोस्तों मेरे, रिकेट्स होता है। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि कोई बच्चा को अगर मान के चलते अंधेरे रूम में बंद करके रख देते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, सपोज सपोज मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उसको हम लोग अंधेरे रूम में बंद करके रख देते हैं, तो वो जो बच्चा है वो किस बीमारी से पीड़ित होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एस्टेट के पेपर में आया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों रिकेट्स, क्योंकि उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों, विटामिन डी का जो उत्पादन होता है जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं तभी होता है, अन्यथा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, भ्रूण किस में पाया जाता है, बीज में। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो गया, बीज में पाया जाता है क्या ना, भ्रूण। ठीक है, उदाहरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, भोजन का पचना क्या है ना, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब दोस्तों कि एक पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाती है, तो फिर वो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में वापस नहीं आती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। वो अपने मूल रूप को फिर से प्राप्त नहीं कर पाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भोजन का डाइजेशन जो होता है, फूड का डाइजेशन जो होता है, एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता
है। क्यों? क्योंकि भोजन में क्या होता है दोस्तों, तो भोजन में बेसिकली हम लोग क्या खाते हैं, चावल दाल रोटी वगैरह वगैरह खाते हैं दोस्तों। अगर मान के चलते हैं रोटी खाएं तो रोटी का डाइजेशन हो गया, तो दोस्तों डाइजेशन पदार्थ से, ठीक है, डाइजेशन मैटर से फिर दोस्तों आपका रोटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए भोजन का पचना क्या हो गया, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों स्टेट के पेपर में। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिल जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी गैस को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है मैं आपका मैं आप लोगों को फुली एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने का आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है। क्योंकि इस बिहार सरकार ने क्या किया, आप लोगों को टाइम नहीं दिया दोस्तों उतना। ठीक है, जिस वक्त एग्जाम होना चाहिए था उस वक्त आप लोगों का एग्जाम नहीं ले रहा है, एग्जाम बहुत जल्दी ले रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि बायोगैस या गोबर गैस में मीथेन कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोगैस में जो होता है मीथेन का प्रतिशत वो 60% या 70% होता है, 60 to 70% तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों सी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको एग्जैक्ट कितना कहा जाता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मनुष्य के शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों तो हम लोग क्या महसूस करते हैं ना, फीवर महसूस करते हैं। अगर कम हो जाता है दोस्तों फिर भी हमारे लिए क्या होता है ना, घातक साबित हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहले हेवी वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसके बारे में जान लेते हैं, D2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। और साधारण जल का क्या होता है दोस्तों, H2O। हम लोग क्या जानते हैं कि H2O होता है जल का फॉर्मूला, और भारी जल का होता है दोस्तों D2O। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, जिसको हम लोग हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेट आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं दोस्तों, इतना तो याद रखना ही होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर गैस जो होता है, वाटर गैस है ना, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो कोशिका क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, एक ही क्वेश्चन है। कोशिका से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो देखो, तो कोशिका क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेल बोलते हैं, CELL। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका जो होती है मानव शरीर की मानव शरीर के है ना मूलभूत इकाई होती है कोशिका, और कोशिका जो होती है मानव शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। अब ये क्रियात्मक मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वे सब कौन करता है ना, कोशिका करता है। ठीक है, और रचनात्मक मतलब क्या होता है, रचनात्मक मतलब होता है, आप लोग समझिएगा कि हमारे शरीर की जो रचना हुई है कोशिका ही उसका आधार है। ठीक है, उसका मतलब हो गया रचनात्मक, और जितना भी फंक्शंस वगैरह होता है, जितना भी कार्य होता है वो कौन करता है ना, कोशिका ही करती है। इसीलिए हमारा शरीर क्या हो गया, कोशिका के क्रियात्मक भी होता है और रचनात्मक इकाई भी दोनों होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ से आपके स्टेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा आगे देखो, वह पौधे जो अत्यंत नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। पौधे, पेड़ पौधे से भी संबंधित आपके स्टेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, साइंस वाला पोर्शन में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वह पौधा जो अत्यंत नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइटा। क्या बोलते हैं, नहीं हेलोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत। क्या है, नहीं यकृत। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों। हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14।
मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, जिसको इंग्लिश में स्किन कहा जाता है। ठीक है, स्किन जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक, यहाँ पे अच्छी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐच्छिक होना चाहिए। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ होगा। तो देखिए मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा सेरिब्रम के द्वारा होता है। और सेरिब्रम जो होता है दोस्तों एक पोर्शन होता है हमारा माइंड का, वही हमारे ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक गतियों को क्या करता है न कंट्रोल करता है। ठीक है, एक शराबी जो होता है दोस्तों, एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो हमेशा शराब पीता है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसका जो स्टेप्स होता है, उसका जो कदम होता है इधर उधर चलता है, यानी फॉल्ट्रेट होता रहता है। इसका मेन रीजन वही होता है, उसका सेरिब्रम जो होता है वो हिल जाता है। किसकी वजह से ना, जितना भी शराब ज़्यादा पीता है दोस्तों, उसकी वजह से उसका सेरिब्रम पोर्शन जो होता है माइंड में होता है वो हिल जाता है। उसके कारण जो होता है दोस्तों उसका स्टेप्स जो है फॉल्ट्रेट करता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता था? तो अमीबा जो होता है कौन सी खाता है दोस्तों? कूटपाद खाता, मतलब कचरा खाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा लेकिन ये वाला क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखिएगा कि कौन सा एंजाइम दोस्तों ना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, याद रखना ही होगा क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जरा देखिए कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है? तो इस अभिक्रिया का नाम होता है दोस्तों विसरण। और विसरण से संबंधित आपके स्टेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रट जाइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कम मत किएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होना चाहिए दोस्तों वो 120/80 होना चाहिए। ठीक है, 120/80 होना चाहिए, ये स्वस्थ मनुष्य का क्या होता है? रक्तचाप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? यहाँ पे ऋणात्मक होगा दोस्तों, तो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है दोस्तों? ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था आपका जे टॉमसन ने, याद रखिएगा दोस्तों। तो देखो यानी परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2,8,8, दोनों कैसे हुआ दोस्तों? देखिए हम जानते हैं कि यानी के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एम कक्षा में कितना होता है ना? 18 होता है दोस्तों। एन कक्षा में कितना होता है ना? 32 होता है। और ओ कक्षा में कितना होता है ना? आपका 50 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इससे अगर हम लोग करेंगे KLMN करेंगे तो दोस्तों इसका परमाणु का सॉरी यानी 20 यानी कैल्शियम का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल करके आ जाएगा और कुछ इस प्रकार के आएगा दोस्तों कि 2,8,8,2। ठीक है, और इस तत्व का नाम क्या होगा? इस तत्व का नाम होगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना था? 20 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 2,8,8,2। ठीक है, और किस प्रकार से किए दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी समझाया। मैं अभी फुल्ली डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि कल से आप लोगों का एग्जाम से शुरू हो रहा है। ठीक, उतना टाइम नहीं है कि दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स में समझा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अमोनिया का गुण क्या होता है? अमोनिया का गुण के बारे में आप लोगों को बताया गया दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अमोनिया का गुण क्या होता है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो होता है नीला हो जाता है। अमोनिया का गुण क्या होता है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके स्टेट के पेपर में देखने को मिला है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 के लिए। ठीक है, देखो यानी pH स्केल का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि pH स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने। किसने ना? सोरेनसन ने किया था
पीएच स्केल का खोज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो स्टील में कार्बन जो होता है 0.1% से लेकर के 1.5% तक होता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एस्टेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार पूछा गया एस्टेट के पेपर में कि स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 0.1 से लेकर के 0.5% तक होता है। ठीक है, सॉरी 0.5 नहीं 1.5% तक होता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है? तो याद रखिएगा कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप होता है आपका हीरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा जल। ठीक है, यानी वर्षा जल को क्या बोलते हैं? जल का शुद्ध रूप कहा जाता है। ये जो होते हैं दोस्तों शुद्ध जल, याद रखिएगा कि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का क्या होती है ना, इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये कंडक्टर नहीं होता दोस्तों, इंसुलेटर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? वर्षा जल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों एस्टेट 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दिया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने किया था। किसने? जेम्स चैडविक ने किया था खोज ने, क्या कि परमाणु के अंदर में भी न्यूट्रॉन होता है। इसका खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका स्टेट के पेपर में देखा गया है, इस बार भी पूछ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कि भौतिक विज्ञान में दोस्तों बहुत सारे एक से एक धुरंधर है, लेकिन अगर कहा जाए दोस्तों भौतिक विज्ञान का जनक तो अल्बर्ट आइंस्टीन को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 10 के पावर में 5 डाइन होता है, जिसको हम लोग 1 लाख डाइन बोलते हैं, सॉरी 10 लाख डाइन बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी यहाँ पे 31 होना चाहिए, 32 कोई बात नहीं, 31 हो या फिर 32 हो दोस्तों, सिर्फ हमको क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट का सिलेक्शन लाया दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा कि पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है ये। और ये क्वेश्चन जो है स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम खाना नहीं खाइएगा दोस्तों, लेकिन ये वाला क्वेश्चन को रट जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेट 2023 के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, जैसे कि आप लोगों का कल से एग्जाम शुरू हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों उस उपकरण का नाम है माइक्रोफोन। क्या नाम है? माइक्रोफोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, याद रखिएगा कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब क्या था दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत का नियम? मैं आप लोगों को सब बताता दोस्तों, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो सारे के सारे स्टूडेंट आपको क्या कीजिए ना, MCQ के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में क्या पूछा गया कि न्यूटन के गति का पहला नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले गति का नियम, न्यूटन के दूसरे गति का नियम, न्यूटन के तीसरे गति का नियम, ये 3 नियम से दोस्तों आपका जो दोहरा रहेगा 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है आपके पेपर में। ठीक है, साइंस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना। साइंस का जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो जो 100 वाला देगा दोस्तों स्पेसिफिक पेपर, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों ये न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम। ठीक है, न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो क्या देती है ना, फोर्स की परिभाषा देती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद जो होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे, चलिए ज़्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, जो MCQ है दोस्तों उसके ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को गति को 2 गुनी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? दोस्तों मेरे भाई मेरे क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए देखिए इसका आंसर तो इसे 4 गुनी होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए दोस्तों,
फर्स्ट केस में अगर मान के चलते हैं हमारा जो गति है, मोशन है, वो भी है, तो इसके लिए व्यंजक क्या होगा दोस्तों, इसके लिए समीकरण हो जाएगा हाफ एम बी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही सेकंड केस में हम लोग दोस्तों भी को कर दिया, आपका मतलब क्या कर दिए, डबल कर दिए। ठीक है ना। जैसे ही हम लोग यहाँ पे डबल कर दिए दोस्तों, तो यहाँ पे रखिएगा भी में, तो यहाँ पे 2 भी रखना होगा आपको। ठीक है, भी का डबल कितना होता है, आपका हो जाता है 2v। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू हाफ एम बी का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कितना गुना हो गया ना, 4 गुना हो गया। ठीक है, यदि कोई वस्तु के वेग को हम लोग 2 गुना कर देते हैं, तो उसका स्थितिज ऊर्जा उसका गतिज ऊर्जा जो होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो कितनी हो जाती है ना, 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम होता है दोस्तों कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि 1 फुट में जो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समय की वेग के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन को हम सीधा करके आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या जाते हैं, मतलब कौन सी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है दोस्तों त्वरण। अंग्रेजी में इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है दोस्तों। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और ये एक सदिश राशि होता है दोस्तों त्वरण। इसके बारे में आप लोग जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका स्टेट के पेपर में पूछा हुआ है, और स्टेट के पेपर में क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है हम लोग जानते हैं जूल होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कार्य का जूल के अतिरिक्त एसआई मात्रक होता है। ठीक है, जूल तो होता ही है, लेकिन जूल के अतिरिक्त एसआई मात्रक पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका स्टेट के पेपर में आएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर का ही नाम क्या होता है ना, जूल होता है। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आपके ऑप्शन में जूल भी हो सकता है आपके ऑप्शन में जूल ना हो, तो जूल ना हो तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, यानी विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है सदिश राशि दोस्तों, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगी होगी। यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।